हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस एक्सप्रेस। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था, बट वो फेल हो गए थे किस चीज़ में कि वो फोर्स के रिगार्डिंग कि किस फोर्स के कारण जो है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए थे। तो उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हुआ कि सी फ्लोर की मैपिंग शुरू हुई कि बहुत जगह बहुत चीज़ें मिलने लगी लोगों को सबमरीन्स के थ्रू जब जा रहे थे तो उसकी मैपिंग शुरू होने लगी। तो उसके बाद सी फ्लोर को मैप किया गया। तो सी फ्लोर के पहले जो है इस फोर्स को बहुत लोगों ने इस जो फोर्स है इस फोर्स को ट्राई किया डिफाइन करने का, कि ट्राई किया कि फाइंड करें क्या है इसमें। तो उसके बाद एक आए अर्थर होम्स जो 1930s में इन्होंने कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी। अब कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या है इस चीज़ को समझते हैं। जब आप कहीं पानी गर्म करेंगे या चाय बनाते होंगे तो आप देखे होंगे कि अंदर से इस तरह से करके एक सर्कुलेशन चलता है, ऊपर उठता है, सर्किल जाता है और पानी में नीचे से गर्म ऊपर उठता है, फिर सर्किल नीचे आता है। ये कंटिन्यूस चलता रहता है। क्या होता है कि जब नीचे से हीट मिलती है तो नीचे का जो पोर्शन है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का इसमें एनर्जी आ जाती है और ये एनर्जी ऊपर की तरफ चली जाती है। जब ऊपर आती है तो ऊपर का सरफेस ठंडा, यहाँ एयर है ठंडी, तो यहाँ क्या है ठंडी होती है। फिर धीरे धीरे ये नीचे चली जाती है। ठंडी होने के कारण क्या है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और ये नीचे चली जाती है। ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी को कहते हैं कन्वेक्शन करंट। जो एनर्जी है वो कन्वेक्शन के थ्रू मूव करती है, मतलब अपने खुद से एक जगह से हिल के निकलेगी और दूसरी जगह पहुंचेगी। ये है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो इसी तरह क्या होता है अर्थ के अंदर होता है। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि हमारा ये जो अर्थ है इसके अंदर एक एस्थेनोस्फेयर है जो कि मोल्टन स्टेट में है। ठीक है, तो वो जो मोल्टन स्टेट में है उसमें क्या है कि वो मेंटल का पोर्शन है एस्थेनोस्फेयर। यहाँ पे क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उसे कारण थर्मल डिफरेंस होता है। और इस थर्मल डिफरेंस के कारण क्या है कि यहाँ पे देखिए जिस तरह यहाँ पे थर्मल डिफरेंस है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, और ये लिक्विड है तो ये भी एक तरह सेमी लिक्विड है, तो मोल्टन स्टेट। तो ये सेम सिस्टम यहाँ भी चलता है। नीचे से गर्म होता है, ये ऊपर जाता है, फिर ठंडा होता है, फिर यहाँ ये नीचे आता है। यही सर्किल ये चलता रहता है अर्थ के अंदर। इसी को कहते हैं कन्वेक्शन करंट। और इस थ्योरी को देने वाले थे अर्थर होम्स, इसलिए इसे कहा गया कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ये जिन मेंटल में होता है, आपको समझना ये कि मेंटल का जो स्टेनोस्फेयर है ये मोल्टन स्टेट में है। तो ये कहाँ होगा, एस्थेनोस्फेयर में होगा। और एस्थेनोस्फेयर क्या है कि लिक्विड सेमी सॉलिड है, तो इस वजह से क्या है कि मैग्मा जो है गर्म होकर ऊपर आता है, फिर टकराता है यहाँ से, फिर इधर जाता है, ठंडा होता है, फिर नीचे चला जाता है। ये प्रोसेस ये कन्वेक्शन करंट का चलता रहता है। जब अर्थर होम्स ने कन्वेक्शन करंट की थ्योरी दी और साथ में कन्वेक्शन करंट थ्योरी अब प्लस साथ में आपका क्या चलता रहा, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो फॉल्स होने का कारण था। और वर्ल्ड वार 2 के बाद जो सबमरीन्स के थ्रू हमने देखा कि अर्थ में बहुत सारी चीज़ें, तो अर्थ की मैपिंग शुरू हुई। तो इस चीज़ से कुछ फैक्ट निकले। क्या फैक्ट निकले, अब देखिए जो सबसे पहले बात देखते हैं कि मैपिंग हुई अर्थ की सी की, तो क्या क्या मिला। जब वर्ल्ड वार 2 के बाद मैपिंग हुई ओशियन फ्लोर की, तो उसमें से 3 चीज़ को मिला। तो बहुत सारी चीज़ देखिए मिलेंगी, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सी माउंट, वॉल्केनिक आइलैंड, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये मिड ओशियन रीज, रिफ्ट वैली, ये अबेसियल प्लेन, कॉन्टिनेंटल राइज, ये सब मिले। लेकिन इसको हम 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एक है अबेसियल प्लेन और दूसरा है मिड ओशियनिक रीज। अब क्या है देखिए, जब हम लोग ये जो कोस्ट लाइन है, ये समझ लीजिए गोवा है आपका, ये गोवा है कोस्ट लाइन, और यहाँ से पानी आपका शुरू होता है। तो ये धीरे धीरे इसमें इसका जो स्लोप है वो बहुत धीरे होता है। इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ये अच्छे दूर तक रहता है, इसका जो ग्रेडियंट है या स्लोप है वो बहुत धीरे होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पानी का लेवल है और एक जेंटल स्लोप कुछ दूर तक रहता है। कुछ दूर से जेंटल स्लोप के बाद वो धीरे धीरे इसके जो स्लोप है वो बढ़ने लग जाता है। ये देखिए, तो इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये है कॉन्टिनेंट का स्लोप बढ़ने लगा, तो ये हो गया स्लोप। उसका कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद क्या आता है, कॉन्टिनेंटल राइज। अब देखिए ये है प्लेन और ये है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप का पार्ट। तो इसके बीच में जो राइज हो रहा है, ये जो स्लोप है, इसमें क्या है कि ये
इसका जो स्लोप है वो इससे भी ज़्यादा होता है, इसका जो स्लोप का डिग्री है वो इससे भी ज़्यादा, इन द सेंस इन चीज़ों में स्लोप का डिफरेंस है। ये इसका सबसे लीस्ट स्लोप, उससे ज़्यादा इसका, और इसका सबसे ज़्यादा, और ये जो है एबैसियल प्लेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज के बाद क्या मिला, एबासियल प्लेन। ये देखिए ये है, ये प्लेन सरफेस होता है। जैसे हम लोग मैदानी है, जैसे आप बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में रहते हैं तो मैदान है ये, उसी तरह ये इस तरह का यहाँ इतना बड़ा वास्ट एरिया में नहीं है, बट ये रहता है, प्लेन एरिया रहता है। और एग्जैक्ट प्लेन ऐसा नहीं, उबड़ खाबड़ है, बट ऑलमोस्ट प्लेन होता है। उसके बाद ये देखिए छोटा छोटा पहाड़ टाइप का बना हुआ है, ये देख रहे हैं, एक टाइम इंटरवल के, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप के बाद। तो इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज, इन द सेंस कि ओशियन के बीच में जो ये है, ये उठा हुआ पार्ट है, ये दिस इज़ द रिज, समझ रहे हैं, ये उठा हुआ पार्ट है। और इस ओशियनिक, मिड ओशियनिक रिज के बीच में एक गैप होता है जहाँ से लावा अर्थ से निकलता है बाहर, और फिर ये उठकर ये मिड ओशियनिक रिज बनाता है, तो इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली। उसके बाद क्या है कि एक तो ये हो गया मिड ओशनिक की, ये चीज़ मिल गया। आप समझिए कितना चीज़ मिला, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबैसियल प्लेन, मिड ओशनिक रिज, रिफ्ट वैली, ये सब चीज़ मिल गया। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि इन सब चीज़ों को जब मैप किया गया, इन सब फैक्ट, तो कुछ फैक्ट्स मिले। इन सब चीज़ों को मैप करने के बाद उन फैक्ट्स को पढ़ते हैं। अब क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप फ्लो स्प्रिंग, जो फैक्ट है, फैक्ट क्या हमें मिले, कहा गया कि अलोंग मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज के बगल में वॉल्केनिक इरप्शन जो है आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सरफेस ऑफ एरिया अर्थ। अब जैसे देखिए हम लास्ट पिक्चर में देख रहे थे कि ये जो है मिड ओशनिक रिज के पास जो है यहाँ से लावा निकलता है, ठीक है, और ये एक रिज बनाता है। ये देख रहे हैं, ये जो उठा उठा है, ये अंदर से लावा निकला और ये दोनों साइड जाने लगा, और ये इस तरह का एक सी माउंट, मतलब एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, छोटा सा लिफ्टेड लैंड टाइप का। तो यही ये कह रहा है, इसको मैंने यहाँ फिगर पे दर्शाया है कि ये देखिए सरफेस है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप, राइज, एबैसियल प्लेन, ये मिड ओशनिक रिज है। तो यहाँ से लावा निकल के यहाँ एक रिज का फॉर्मेशन करता है। तो यही यहाँ पे कहा गया, वोल्केनिक इरप्शन यहाँ कॉमन है और बहुत ह्यूज अमाउंट में लावा लाता है, और यही जो है सरफेस पर आकर एक मिड ओशनिक रिज बनाता है। उसके बाद कहा गया कि रॉक्स जो है इक्वी डिस्टेंस है आइदर साइड ऑफ द क्रीस्ट ऑफ द मिड ओशनिक रिज शो रिमार्केबल सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन। इन द सेंस, इसको देखिए, इस चीज़ों को आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ। ये क्या है कि जैसे एक बार लावा निकला अंदर से, तो ये एक छोटा सा ये रिज बनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंदर से लावा निकला और ये धीरे धीरे ये हटता जाता है। यहाँ से लावा निकला, ये देखिए पुराना वाला लावा है, यहाँ से लावा निकला, ये दूसरा बनाया। इसको और अच्छे तरीके से इसमें समझिए, इस फोटो में समझते हैं। यहाँ से लावा निकला, पहले लाइन वाला रिज बनाया, ये देख रहे हैं। इसके पहले जो है ये दोनों से हटा था, तो ये वाला रिज बना था, इसके पहले ये लाइन वाला रिज, उसके पहले ये वाला रिज बना था। समझ रहे हैं, मतलब कि अंदर से लावा निकल के हर बार जो लावा निकलता है एक नया रिज का फॉर्मेशन करता है। तीसरा कहता है कि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो यंगर है, इन द सेंस कि पानी के अंदर जो क्रस्ट है, ओशियन का जो क्रस्ट है वो यंगर है, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये थोड़ा सा पुराना है। अब जैसे देखिए क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से इरोजन के प्रोसेस से क्या है कि सेडिमेंट्स समुद्र में जाते हैं। अब इनका कहना है, ज्योग्राफर का कहना है कि जो अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये लगभग 200 मिलियन ईयर्स पुराना है, ओशियनिक क्रस्ट 200 मिलियन ईयर पुराना, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहीं कहीं पे 3200 मिलियन पुराना है। अब कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से सेडिमेंट्स यहाँ निकल के जा रहे हैं तो ये दोनों का एज जो है वो लगभग सेम होना चाहिए, और अगर इतना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कम नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर कहा गया है कि इनका जो है ये यंगर है, इन द सेंस कि इसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है और कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन पहले हुआ है। एक चीज़ ये है। उसके बाद चौथा चीज़ क्या है कि सेडिमेंट्स ऑन द ओशियन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली थिन। यही कहा गया है कि ये इस हिसाब से अगर ये ज़्यादा है तो ये इनको पतला होना चाहिए,
और ये पहले मतलब ये यंगर है इन द सेंस कि ये लेट से बने हैं, ये उससे पहले से बने हुए हैं, तो जिस वजह और ये पतले हैं, क्योंकि अगर लेट से बने तो डेफिनेट सी बात है कि सेडिमेंट्स इसमें कम जमा हुआ होगा। यही चीज़ को मैंने फिगर में दिखाया है कि ये देखिए माउंटेन है, और माउंटेन के बाद क्या है कि ये यहाँ सेडिमेंट्स जा रहा है और ये यहाँ पे डिपॉजिट रहा है। तो सेडिमेंट डिपॉजिट जो हो रहा है वो बहुत पतला इन द सेंस कि बहुत कम टाइम से हो रहा है, ज़्यादा डिपॉजिट नहीं हुआ है। उसके बाद कहा गया कि डीप ट्रेंच जो है कि जैसे कोई कॉन्टिनेंट है, ये है मान लीजिए कॉन्टिनेंट, और ये है ओशियन, तो जब ये दोनों एक के पास में क्या एक ट्रेंच पाया जाता है। ट्रेंच मीन्स गहराई, जैसे ये देखिए एक गहराई है, ये है ट्रेंच, इस गहराई को बोलते हैं ट्रेंच। तो कहा गया है कि डीप ट्रेंच पाया गया है कहाँ पे, डीप से जो डीप ट्रेंच है और जो मिड ओशियनिक रीज है। जैसे आप पुराने वाला फिगर में देखेंगे, ये देखिए ये ट्रेंच है, बहुत गहरा है, और ये मिड ओशियनिक। कहा गया है कि यहाँ पे मिड ओशियनिक रीज के पास का जो फोकी है, अर्थक्वेक का फोकी है, अर्थक्वेक का फोकी इन द सेंस जहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होता है अर्थ के इंटीरियर में। तो मिड ओशियनिक रीज के नीचे का जो अर्थक्वेक का फोकी वो नज़दीक है, और ट्रेंच के पास का जो फोकी है वो ज़्यादा डीप है। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो ये है लेंथ है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये और इस कम है तो इसका मतलब ये बाद में बना है, ये पहले से बना हुआ है। जबकि अर्थ का इवोल्यूशन एक साथ हुआ है, तो इनका कहना है कि जब अर्थ का इवोल्यूशन एक साथ हुआ है तो कॉन्टिनेंट बाद पहले कैसे बना और ओशियनिक क्रस्ट बाद में कैसे बना। इन सब चीज़ को फैक्ट को ऑब्जर्व करके क्या हुआ कि हैरी हेस ने एक थ्योरी दी, इसको कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। उन्होंने कहा क्या कि कांस्टेंट इरप्शन एट द क्रिस्ट ऑफ ओशियनिक रीज, जो हमने मिड ओशियनिक रीज कहा, वहाँ पे कांस्टेंट इरप्शन चल रहा था, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि रैप्चर ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट जो है वो टूटने लगा, अलग होने लगा, और न्यू लावा वेज, जो न्यू लावा है, जो अर्थ के अंदर लावा है, वो बाहर आ गया और पुश किया ओशियनिक क्रस्ट को ऑन आइदर साइड, दोनों साइड ओशियनिक क्रस्ट को पुश किया। तो वो जो है नया ओशियन फ्लोर बना और वो फैला। तो उसके बाद कहा कि उन्होंने कहा कि यंग एज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट, जैसे हम देखते हैं कि ओशियनिक क्रस्ट अभी यंग है, और फैक्ट क्या है कि स्प्रेडिंग ऑफ ओशियन डज नॉट कॉज श्रिंकिंग ऑफ अदर। इससे ओशियनिक क्रस्ट अभी नया बना है क्योंकि लावा निकल रहा है और नया नया ओशियनिक क्रस्ट बन रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ये जो है स्प्रेड के वजह से कहीं पे श्रिंक नहीं हो रहा है, श्रिंकिंग कहीं पे नहीं हो रहा है। तो भाई इस चीज़ को कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, आप देखिए क्या है